भारतीय संविधान के निर्माण की बात करें तो देखिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का नाम तो सबसे पहले आता ही है और बिल्कुल सही भी है। हाँ बिल्कुल, उनका योगदान तो खैर सब जानते हैं। लेकिन आज के इस डीप डाइव में ना हम एक और अहम किरदार पर बात करेंगे जिन्हें अक्सर संविधान का पहला वास्तुकार भी कहा जाता है, बेनेगल नरसिंह राव, मतलब बी.एन. राव। बी.एन. राव। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो उनकी इसी शुरुआती भूमिका पर रोशनी डालती है। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। कौन थे ये बी.एन. राव और क्या भूमिका थी उनकी आखिर? ये देखिए काफी दिलचस्प है कि जो संविधान सभा थी हमारी, उसने 1946 में ही बी.एन. राव को अपना संवैधानिक सलाहकार चुन लिया था। अच्छा, 1946 में, संविधान बनने से पहले ही? हाँ, मतलब प्रक्रिया शुरू होते ही। और उनकी भूमिका सिर्फ सलाह देना भर नहीं थी, उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो संविधान का एक प्रारंभिक मसौदा, एक फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करें। ओह, तो पहला ड्राफ्ट उन्होंने बनाया था? हाँ, शुरुआती ढांचा। वो बहुत अनुभवी विधिवेत्ता थे, प्रशासक भी रहे थे, तो उनकी एक्सपर्टीज इस काम के लिए बहुत जरूरी समझी गई। हाँ, और जानकारी ये भी है कि उन्होंने फरवरी 1948 तक ये पहला मसौदा तैयार भी कर लिया था। बिल्कुल, फरवरी 1948। और ये बात भी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी कि ये मसौदा बनाने से पहले उन्होंने दुनिया के कई बड़े संविधानों को पढ़ा था, जैसे अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ब्रिटेन। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने काफी गहराई से अध्ययन किया था इन देशों के सिस्टम्स का। इसका मकसद क्या था? मतलब सिर्फ आइडिया लेना या कोई खास स्ट्रक्चर देख रहे थे? देखिए, मकसद था सीखना। अलग अलग लोकतांत्रिक देशों ने कैसे अपने आशासन चलाया है, नागरिकों के अधिकार कैसे दिए हैं, सरकार का ढांचा कैसा है, ये सब समझना। अच्छा, वो एक तरह से दुनिया भर की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, जो संवैधानिक समझ थी, उसे इकट्ठा कर रहे थे, ताकि भारत के लिए कुछ अच्छा चुन सके। बिल्कुल, ताकि भारत के संदर्भ में हमारी जरूरतों के हिसाब से जो सबसे सही हो उसे अपनाया जा सके या अडॉप्ट किया जा सके। तो वो जो पहला मसौदा था, वो इन सारे अध्ययनों का एक तरह से निचोड़ था। एक शुरुआती बिंदु। हाँ, एक ठोस आधार जिस पर आगे बहस हो सके, चर्चा हो सके। तो ये पहला मसौदा आ गया फरवरी 48 में, लेकिन ये वो संविधान तो नहीं है जो आज हम जानते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर इसके बाद क्या हुआ? मतलब राव के मसौदे से अंतिम संविधान तक कैसे पहुंचे हम? हाँ, तो यहीं पर फिर डॉक्टर अंबेडकर और जो मसौदा समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उनकी भूमिका आती है। अच्छा, राव साहब के मसौदा पेश करने के बाद संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। 7 सदस्यों के? और इस कमेटी का काम था राव के तैयार किए गए ड्राफ्ट को लेना, उसकी बारीकी से जांच करना, उस पर खूब बहस करना और फिर जरूरी बदलाव करके उसमें चीजें जोड़कर या हटाकर संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना। तो मतलब राव का ड्राफ्ट वो नींव थी जिस पर ड्राफ्टिंग कमेटी ने पूरी इमारत खड़ी की, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। ये एक बहुत अच्छा तरीका है इसे देखने का। राव ने जमीन तैयार की, नींव रखी, और फिर ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में उस नींव पर संविधान की पूरी संरचना खड़ी की। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें ना, हाँ, तो ये दिखाता है कि संविधान बनाना कितना सहयोगात्मक, कितना कोलैबोरेटिव काम था। सही बात है, अकेले किसी का काम नहीं था। बिल्कुल नहीं। राव का रिसर्च और पहला ड्राफ्ट एक बहुत जरूरी इनपुट था, लेकिन फिर उस पर ड्राफ्टिंग कमेटी ने महीनों काम किया। एक एक अनुच्छेद पर बहस हुई, संशोधन हुए, नई चीजें जोड़ी गईं। हाँ, वो बहसें तो काफी लंबी चली थीं, सुना है। हाँ, बहुत। और डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका इसमें सबसे अहम थी। उन्होंने न सिर्फ कमेटी को गाइड किया, बल्कि संविधान सभा में उस ड्राफ्ट को डिफेंड भी किया। तो फिर निचोड़ ये निकलता है कि जहां फाइनल संविधान का जो रूप है उसका क्रेडिट डॉक्टर अंबेडकर और ड्राफ्टिंग कमेटी को जाता है। हाँ, मुख्य रूप से। वहीं बी.एन. राव का जो वो शुरुआती काम था, वो फाउंडेशनल था। बिल्कुल। उसने पूरी प्रक्रिया को एक दिशा दी, एक ढांचा दिया। बिल्कुल। उनका काम शायद थोड़ा पर्दे के पीछे का लगता है, कम चर्चा में आता है। हाँ, अक्सर होता है ऐसा। लेकिन वो इस पूरी जटिल प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा था। उनके ड्राफ्ट और रिसर्च के बिना शायद आगे का काम उतना फोकस नहीं हो पाता। तो ये पूरी प्रक्रिया असल में बहुत से लोगों के, कई समितियों के सामूहिक प्रयास का नतीजा है। आज की इस चर्चा से ये बात तो साफ हो गई कि संविधान निर्माण वाकई एक परत दर परत वाली प्रक्रिया थी। और बी.एन. राव की भूमिका को समझना हमें इसकी जटिलता और इसमें शामिल सहयोग की भावना को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। निश्चित रूप से। चलिए, तो आज की बात को यहीं रोकते हुए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ, जरूर।
ये जानते हुए कि बीएन राव ने खास तौर पर अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड और ब्रिटेन के संविधानों को स्टडी करके पहला ड्राफ्ट बनाया था, तो क्या आपको लगता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के इतने सारे संशोधनों और बहसों के बाद भी हमारे फाइनल संविधान में आज भी इन खास पश्चिमी लोकतांत्रिक सिस्टम्स के कुछ सूक्ष्म लेकिन पहचाने जा सकने वाले निशान या प्रभाव ढूंढे जा सकते हैं? दिलचस्प सवाल है। हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर।